तेजपाल की जिंदगी में आया भूचाल। यौन शोषण के आरोप के बाद उठे सवाल। अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई। हो सकती है गिरफ्तारी। यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे तहलका के संपादक तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी शनिवार तक के लिए टल गई है। अग्रिम जमानत पर सुनवाई के बाद ही ये तय होगा कि तेजपाल जेल जाते हैं या फिर बेल पर रिहा होते हैं। कोर्ट ने अंतिम जमानत जो इसकी थी तेजपाल की है उसको कल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। कल तक के लिए डेट नहीं देता कोर्ट। कल जब सुनवाई होगी, कोर्ट का फैसला आएगा, तब तक के लिए ये कल जब तक कोर्ट का फैसला ना आए तब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। अंतरिम जमानत कंटिन्यू रहेगा तरुण तेजपाल का। अदालत ने उन्हें थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन तेजपाल पर घमासान यहीं तक सीमित नहीं है। सड़क पर भी हंगामा मचा है। गोवा एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें एक तरफ पुलिस ने घेरा तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। एक तरफ कानून का शिकंजा और दूसरी तरफ विरोध। विरोध की यह आंच तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी के घर भी कालिख के रूप में दिखी। उनकी नेम प्लेट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कालिख पोत दी। बाद में बीजेपी को कार्यकर्ताओं के किए पर खेद भी जताना पड़ा। तरुण तेजपाल पर तहलका में काम करने वाली महिला पत्रकार ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। घटना गोवा में तहलका के थिंक फेस्ट के दौरान घटी। पीड़ित का आरोप है कि एक होटल के लिफ्ट में तेजपाल उनसे मनमानी करते रहे। पीड़ित ने जब इसकी शिकायत तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को की, तब इस मुद्दे पर बहस ने जोर पकड़ा। पहले तो तेजपाल माफी मांगते दिखे, भूल सुधार की बात कहते दिखे, लेकिन जैसे ही मामले में एफआईआर दर्ज हुई, तेजपाल ने पीड़ित के आरोप को झूठा बताया और इसे साजिश बताने लगे। गोवा पुलिस ने जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई और एक टीम शुक्रवार को ही दिल्ली स्थित तेजपाल के घर भी पहुंची, लेकिन 1.5 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस को वहां से बैरंग लौटना पड़ा। तेजपाल घर पर नहीं मिले। इस बीच खबर आई कि तरुण तेजपाल गोवा के लिए रवाना हो रहे हैं। I got the summons yesterday. I said I'm going to Goa. I'm going to Goa. गोवा की फ्लाइट में बैठने से लेकर गोवा पहुंचने तक का पुलिस को बेसब्री से इंतजार रहा। तो दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता भी काले झंडे लेकर तेजपाल के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। वक्त आया, फ्लाइट ने लैंडिंग की, पुलिस ने उन्हें घेरे में लिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने शनिवार तक के लिए रोक लगा दी। ये पूरा मामला कोर्ट में है, लेकिन जिस तरह से ये मामला खिंचा, इसने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता और हमारा आज का मुद्दा है तेजपाल पर तहलका। जी हां, आरोप ही ऐसे लगे हैं कि तहलका के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल पर सबकी निगाहें टिकी है। एक महिला पत्रकार ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस मामले में तरुण तेजपाल दोषी है या नहीं, ये तय तो अदालत करेगी, लेकिन देश में एक बार फिर नारी सम्मान के मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। इतना ही नहीं, कामकाजी महिला के प्रति सोच पर सवाल भी उठने लगे हैं। अपनी खास पेशकश में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। वो इंसान जिसने करीब 12 साल पहले यानी 2001 में अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से उस वक्त की सरकार तक को हिला दिया था, वो इंसान जिसे उस वक्त बिजनेस वीक जैसी मैगजीन ने एशिया के उन 50 लोगों में शामिल किया, उसकी सूची में शामिल किया जो एशिया में एक बड़ा बदलाव लेकर आए हैं, जिसे भारत में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का पायनियर कहा गया,
उसकी और जेल की दूरी अब चंद कदमों की बची है। आमतौर पर जब ऐसा कुछ देखते हैं, इतना बड़ा परिवर्तन देखते हैं, तो हम कहते हैं कि किस्मत देखो, किस्मत ने क्या पलटी खाई। लेकिन यकीन मानिए, इसकी वजह किस्मत नहीं, इसकी वजह आचरण होता है। हालांकि ये जो पूरा मामला है ये अब कोर्ट में चलेगा, इसलिए इस पर हम कुछ कहना जरूर नहीं चाहेंगे, लेकिन सच जो भी है वो सामने जो जरूर आएगा। इस वक्त जो स्थिति है उसको लेकर जरूर हम चर्चा करना चाहेंगे और ये भी समझना चाहेंगे कि वर्क प्लेस में महिलाओं की क्या स्थिति है और क्या कुछ किया जा रहा है उनके सम्मान की रक्षा के लिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ इंदौर से जुड़ रही हैं जानी मानी समाज शास्त्री आशा शुक्ला जी और युवा पत्रकार कौशल वर्मा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आशा जी आपसे जानना चाहूंगी, एक युवा पत्रकार, एक पत्रकार जिस पर ये दायित्व होता है कि वो पूरे आवाम की आवाज को बुलंदी के साथ जिम्मेदारों तक पहुंचाए, अगर उसे ही अपनी आवाज उठाने में, अपने खिलाफ हुए अत्याचार के बारे में लोगों को बताने में, उन्हें समझाने में, यकीन दिलाने में इतनी मुश्किलात हो रही है, तो हम समझ सकते हैं कि दूसरे वर्क प्लेसेस में महिलाओं की क्या हालत होगी। किस तरह से इस पूरे केस को आप देखती हैं? संयुक्ता, मामला युवा पत्रकार का नहीं, हर उस लड़की का है जो इन सब मामलों में संवेदनशील है जी। समाज का ये सारी घटनाएं समाज का वो सच चेहरा व्यक्त कर रही हैं जिसका शिकार ये इस प्रकार की सब जो उभरती हुई लड़कियां हैं अपने अपने प्रोफेशन में। और आप स्वयं देखिए कि जब उन बच्चों को इतनी समस्याएं हो रही हैं तो समाज की आम लड़की, जिनको कि हम सब इतनी अभी तक एक उनके मन में ताकत भर ही नहीं पाए हैं अपने दोहरे चरित्रों के कारण कि वो अपनी आवाज को बुलंद करें, तो कैसे लड़कियां कह पाती होंगी। और अगर कह दें तो यही सारे भय और इसी तरह के डर, उन्हीं पे सियासत, उन्हीं पे व्यंग, उन्हीं को कमजोर बताना, उन्हीं के चरित्र को कटघरे में खड़ना, वो सारी चीजें हैं कि आम लड़कियां भयभीत होती हैं और ये क्राइम रिपोर्ट नहीं होते हैं। लेकिन उस सबके भी बावजूद लड़कियां आगे आ रही हैं, ये अच्छे इंडिकेशंस हैं और हमें बहुत नेगेटिव में से पॉजिटिव को निकालना ही होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पे हम जरूर सलाम करना चाहेंगे उस महिला को, उस युवती को जिसने इस केस को रिपोर्ट किया, क्योंकि बहुत हिम्मत लगती है। सबसे पहले जो उनके लिए जरूरी था उन्होंने वो किया, जो उनके एडिटोरियल टीम थी उसको इन्फॉर्म किया, मेल किया, लेकिन फिर भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आया, तो आगे कार्रवाई करने का भी मन बनाया। वाकई में वो यहाँ पर अप्रिसिएशन की काबिल जरूर है। कौशल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आप एक युवा पत्रकार हैं, वर्किंग वुमन हैं, काम करती हैं, वियास में बाहर रहती हैं, क्या लगता है आपको वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट को लेकर जो बार बार कहा जाता है, क्या लगता है महिलाएं वाकई में सुरक्षित हैं, और अगर असुरक्षित हैं तो क्या उसके खिलाफ वो बुलंदी के साथ अपनी आवाज उठा पाती हैं? देखिए क्या होता है संयुक्ता, महिला जब तक सुरक्षित है, जब तक वो अपने खिलाफ होने जो भी उसके खिलाफ क्राइम्स हो रहे हैं, वो अगर आवाज़ नहीं उठाती है, उनको प्रोटेस्ट नहीं करती है, तब तक वो सुरक्षित नहीं है। सो आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट दैट गर्ल कि उसने कितनी हिम्मत जुटाई होगी कि किसी तहलका जैसे मालिक, कंपनी के मालिक के अंडर काम करते हुए भी उनके खिलाफ उसने वॉइस रेज किया कि उन्होंने उसके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट किया या कोशिश की, तो ये बहुत दम वाली बात है। और दूसरी ये बात है कि ये जो केस होते हैं रेप के या मॉलेस्टेशन के, ये दो प्रकार की मेंटालिटीज़ के होते हैं, एक होता है प्रे, एक होता है प्रीडेटर। तो जो प्रीडेटर होता है, जो शिकारी होता है, जो क्रिमिनल इंस्टिंक्ट जिसमें होती है, उसमें मद का नशा होता है, पावर का नशा होता है। तेजपाल जो बहुत छोटे से पत्रकार रहे होंगे किसी ज़माने में, उन्होंने अपनी बहुत टैलेंट से, बहुत हुनर से वो इतने ऊपर लेवल के तक बने, जैसे आपने अभी कहा था कि सरकार तक उनका लोहा मानती थी। तो ऐसे व्यक्ति ने, उसको पावर का इतना नशा हुआ कि अपने ही अंडर काम करने वाली लड़की के साथ उन्होंने ऐसी हिम्मत की, और इतना मतलब दिस इज़ सो बैड, इतना जो हम कहते हैं कि अच्छा जो कुकृत्य किया है या फिर जो असॉल्ट करने की कोशिश की है, तो दैट्स हाईली कंडेमनेबल, बहुत निंदनीय काम है। लेकिन उस लड़की ने बहुत अच्छा काम किया, जो आगे आई और उसने प्रूफ किया, उसने एक नज़ीर, एक एग्जाम्पल पूरे लड़कियों के सामने, वर्किंग वुमेन के सामने सेट किया तो है। एक यहाँ पर युवती है जो नज़ीर यहाँ पर पेश करती है कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी किसी भी तरह का क्राइम होगा तो मैं अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करूंगी। लेकिन आशा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इसी केस में एक और चेहरा भी सामने आता है, वो है शोमा चौधरी का। हालांकि इस केस पर चूंकि अभी फैसला आना है, सच जो है वो आने वाले समय में सबके सामने होगा, लेकिन फिर भी अगर इस मामले को हम देखें, जैसा कि ये इस वक्त दिखाई दे रहा है,
क्या उस वक्त वो एडिटोरियल टीम की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले? ये कह देना कि आप रिजाइन कर दीजिए, क्या ये समस्या का हल है? तो कहीं ना कहीं मेंटालिटी बदलनी होगी हर इंसान की, हर महिला की। जिसके साथ अपराध हो रहा है सिर्फ उसकी भी नहीं, उसकी भी जो अपराध जिसके साथ हुआ है, जब वो अपनी आपबीती किसी को बताती है, उनकी भी मानसिकता यहाँ पर बदलनी होगी। नहीं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये संयुक्ता देखने में बहुत सारे उदाहरणों से आ रहा है कि जो संगठन होते हैं या जो संस्थाएं होती हैं, वहाँ के प्रमुख इस तरीके के अपने कृत्यों के द्वारा ये इस प्रकार की कोशिश करते हैं कि अगर ये घटनाएं प्रकाश में आएंगी तो उनकी संस्था विशेष की बदनामी होगी। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगी, किसी भी संस्था की बदनामी उन चीज़ों से नहीं होती अगर आप ऐसी चीज़ों की रिपोर्ट करते हैं, अगर उनके प्रति कार्रवाई करते हैं जो इसमें क्रिमिनल्स शामिल हैं, जो आरोपी शामिल हैं, बल्कि संस्थाओं की बदनामी और संस्था प्रमुखों की बदनामी और संगठन के बड़े पदाधिकारियों की बदनामी इस चीज से होती है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके घटना की सही विवेचना नहीं होने दी और उन्होंने समाज को असंवेदनशील बनने में अपने पद की गंभीर भूमिका को बड़े निगेटिवली निर्वहन किया। तो ये बात बिल्कुल, इसका विरोध होना चाहिए। सोमा चौधरी भी इसी का शिकार हैं कि उन्हें लगा कि वो एक इतने बड़े पत्रकार के सपोर्ट में खड़ी होंगी, एक अदना सी पत्रकार के सपोर्ट में खड़े होने से क्या होगा, लेकिन वो भूल गई कि वो एक पत्रकार के नहीं, वहाँ एक स्त्री के सपोर्ट में उन्हें खड़ा होना था, जो उनकी जवाबदेही थी। और उन्होंने जो अपने कर्तव्य में समय की लापरवाही करी, उसके लिए उन्होंने भले ही इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन इतने से उनका अपराध क्षम्य नहीं होता, क्योंकि अगर जो लोग ऊंचे पदों पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी और भी सेंसिटिव हो जाती है, और भी गंभीर हो जाती है, और इन पे विचार करना चाहिए। यहाँ पे मैं समाज की ये भूमिका देती हूँ कि समाज को बहुत गंभीरता से, बहुत शांति से इन सब चीजों पे बड़ी पैनी दृष्टि रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि व्यक्ति का दोहरा चरित्र किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे उभरता है, तभी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेके कानूनों के दायरे में इनका विश्लेषण कर पाएंगे। बिल्कुल। एक और बात जो इस केस में देखने को मिली, ये केस जैसे जैसे सरफेस पे आया, जो दूसरे स्टाफ थे उन्होंने भी इस्तीफे देने शुरू कर दिए और वो उस महिला पत्रकार के बिल्कुल सामने उनके साथ खड़े हुए नजर आए, ये कहते हुए कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो गलत है। और उसके बाद जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने इस केस को डील किया, तुम्हारी मदद नहीं की, उससे भी वो खफा थे, इसलिए इस्तीफा भी दिया। तो कौशल, क्या आपको लगता है कि ये बेहद जरूरी होता है कामकाज जहां पर हम लोग करते हैं, वहां पे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर हो? अगर एक की नीयत खराब है, उसकी वजह से कोई अपराध होता भी है, तो दरअसल जो दूसरे लोग वहां पर मौजूद है वो तो एकजुटता दिखा सकते हैं। डेफिनेटली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं संयुक्ता। अगर मैं वर्किंग वूमेन हूँ, मेरे ऑफिस से मुझे कोई बोलता है कि आप मेरे साथ मूवी देखने चलिए, अगर उसका इंटेंशन सही नहीं है, मुझसे बोलता है कि आप मुझे ऑड आवर्स में मिलिए, मुझे फ़ोन करिएगा, कुछ स्टूपिड से मैसेजेस भेजिएगा जिसका जो मीनिंग है वो गलत होगा, तो ऑब्वियसली अगर मैं अपने सीनियर से कंप्लेन करूं या फिर अपने किसी कलीग को बताऊं, अगर वो मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो ये बहुत बहुत नेगेटिव एक माहौल क्रिएट होता है। लेकिन अगर जिस प्रकार तहलका के बाकी कर्मचारी उस विक्टिम का सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। इसको दूसरे अंदाज में भी देखा जा सकता है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वो बदनामी के डर से बचने के लिए उस लड़की के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हर एक सिक्के का पॉजिटिव एक साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है, बट वील सी द ब्राइटर साइड। तो पॉजिटिव साइड में ये बहुत अच्छा काम करे। तहलका ही नहीं, इवन पूरा देश जो भी जानते हैं कि वो लड़की विक्टिम है, उसके साथ गलत हुआ है, तो वो सारा देश उसके साथ सपोर्ट कर रहा है। और आप बिल्कुल सच बोल रहे हो, अगर बाकी कलीग्स आपका सहयोग करते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है और जो गलत होता है उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दुगनी हो जाती है। निश्चित तौर पे ये जो केस है एक उदाहरण के रूप में ज़रूर देखा जाएगा और इससे लोग सीख भी लेंगे। वो लोग भी जो कामकाजी हैं, जाते हैं, वो लोग भी जो जिनके कलीग के साथ कुछ ऐसा गलत हो भी रहा होता है, उन्हें पता भी होता है, लेकिन शायद वो सपोर्ट में खड़ा नहीं अभी तक हो पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे सीख वो ज़रूर लेंगे। कई सारे ट्वीट्स भी इस पूरे मामले को लेकर हुए और
एक बड़ा ही शानदार सा ट्वीट ये था कि जो इंसान अब तक हिडन कैमरास के साथ खेलता था, अब वो कैमरा से किस तरह से बचना है इसकी जुगत में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं। आशा जी, क्या ये दर्शाता है कि अब जो है, जो संत है वो भी नहीं बच पाएंगे, जो इतने बड़े एक मीडिया पर्सन है वो भी नहीं बच पाएंगे? इस तरह से ये केस जो है यहाँ पर सामने आ रहा है, यही लगता है। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से दूसरे केसेस सामने आए हैं, और एक बार फिर इसने वो बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग को बड़ा ही दुरुस्त कर दिया है, पुख्ता कर दिया है कि कानून के हाथ वाकई में बेहद लंबे होते हैं। देखो संयुक्ता, चाहे मामला, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहीं क्रिकेट से जुड़े पदाधिकारियों की बात आ रही है, कहीं संतों की बात आ रही है, कहीं पे जुडिशल के बड़े जजेस की बात आ रही है, कहीं पे इस तरीके के पत्रकार की बात आ रही है। मुझे ये लगता है कि ये सारे पद हैं जिन पदों पे ये बैठे थे, लेकिन ये जो कृत्य करने वाला है उसमें उपस्थित वो कमज़ोर व्यक्ति है जिसने उसका दुरुपयोग किया और अपने इन पदों की पावर का भी दुरुपयोग किया। तो आपको इस मुद्दे के खिलाफ होना चाहिए। व्यक्तियों को तो छोड़िए, व्यक्तियों के खिलाफ तो कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन इन सारे मुद्दों से आपको जेंडर पर्सपेक्टिव में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि अगर कोई लड़की आज के सामाजिक वातावरण में इस तरीके से तन के अपने खिलाफ हुए इस तरीके के अपराधों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करती है, तो परिवार हो या समाज या कार्यस्थल हो, उसको ताकत देनी चाहिए। दिक्कत यह है कि जो मुखिया होता है संस्था का या संगठन का, अगर वो कमज़ोर हुआ तो उस पूरे संगठन को कमज़ोर करता है, और कुछ लोग उसके पीछे पीछे बिल्कुल चुप हो जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ऐसी घटना कल उनके घर के भी किसी व्यक्ति के साथ घटित हो सकती है। तब कौन सा व्यक्ति आएगा? ये समाज का जो दोहरा चरित्र है, और इन सारे चरित्रों से समाज कमजोर होता है, लड़कियों की ताकत कम होती है। तो मुद्दों पे बात कीजिए, और मुद्दों पे बात करने से ही कोई रास्ता निकलेगा। क्या आपको लगता है आशा जी, जिस तरह से विशाखा गाइडलाइंस हुई, जिस तरह से हमने देखा कि अब जो है रेप की जो डेफिनेशन है, रेप को लेकर जो गाइडलाइंस है वो काफी सख्त यहाँ पर हो गए हैं, तो उसी से एक बदलाव यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरे समाज के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है जो हम इन खबरों के रूप में देख रहे हैं। नहीं, ये तो एक तो तय बात मानी चाहिए कि आफ्टर ऑल इन सारे लोगों के खिलाफ, इनके बड़े पदों के होने के बावजूद, इनके इतने प्रतिष्ठित कार्यों के बावजूद, जो इन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छे भी कार्य किए, उन सब के भी बावजूद आफ्टर ऑल इन लोगों के खिलाफ जो कार्यवाही हो पा रही है, मैं उसमें मीडिया और सोशल मीडिया और समाज की बदलती हुई सूरत को बहुत गंभीरता से देखती हूँ। और मैं इस मामले में कहीं ना कहीं उस लड़की, उस अनाम लड़की दामिनी को जरूर आज याद करना चाहूंगी कि वो एक ऐसी अलग जगह गई और हर लड़की में एक आत्मा की तरह वो उपस्थित हो गई कि लड़कियां स्वयं उठ खड़ी हुई। और जब युद्ध, संघर्ष और इन सारे चीजों के खिलाफ व्यक्ति स्वयं खड़ा होता है, तो आप देखिए धीरे धीरे अच्छे लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं। अच्छे चीजों के साथ, संघर्ष के मुद्दों पे साथ खड़े होने वाले हमेशा से हर काल में कम रहे हैं, लेकिन वो भले ही कम हो, उनकी आवाज में बहुत ताकत होती है। बिल्कुल, आवाज भले ही आप देखिए कम निर्भया के साथ कितने लोग खड़े हुए, कितने हाथ कानून बदल गया। तो ये सारी चीज इस लड़की के साथ भी यही हो रहा है और अन्य प्रकरणों में भी वही दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ साधना पाठक जी भी जुड़ गई हैं, जानी मानी वकील हैं। साधना जी, आपका स्वागत भी है। और ये जो एक बेहद गंभीर मामला यहाँ पर सामने आया है, इसको लेकर आपसे जो कानून का पक्ष है उसके बारे में जानना चाहूंगी। विशाखा गाइडलाइंस है, अब जो है रेप की जो डेफिनेशन है वो भी काफी ब्रॉड हो गई है, एलेबोरेट है। क्या लगता है, क्या यहाँ पर तरुण तेजपाल के लिए अब जो रास्ता है, या इस तरह के जो दूसरे मामले होते हैं उसमें जो दोषी है या जो आरोपी है उसके लिए रास्ता बेहद मुश्किल है? देखिए, जिस तरह से जो सीआरपीसी में बदलाव हुआ और धारा 376 को जो विस्तार दिया गया, इसके पहले ही आपको ध्यान होगा एक भंवरी देवी रेप केस राजस्थान में हुआ था 1997 का, और उसके बाद ये पूरे देश को सोचने की जरूरत पड़ गई कि सिर्फ 376 से काम नहीं चलेगा। ये इतना वेग है कि इसमें आरोपी बच के निकलने के उसके तमाम चांसेस होते हैं और महिला के चरित्र पर भी लांछन लगाया जा सकता है। तब वो 176 क ख ग घ जो जोड़े गए, और उसके बाद जो अभी हाल ही में जो सीआरपीसी में संशोधन हुआ, उसके बाद से ये कहा जा सकता है कि यदि पुलिस
सही दिशा में विवेचना करे तो रेप के आरोपी का बचना अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। नहीं तो पहले हम ये देखें कि दामिनी केस के पहले इस देश में कहीं भी अदालतों में देखें कि रेप के मामलों में बेल मिलना बड़ा आसान था और जजेस का भी पर्सपेक्टिव कई बार मतलब मैं बड़ा सॉरी के साथ ये कहती हूँ कि ठीक है रेप है तो बेल मिल जाती थी, पर दामिनी केस के बाद में अब रेप में बेल मिलना भी मुश्किल हो गया। तो आपने जिस तरह से ये प्रश्न उठाया है कि अभी भी लेकिन कहीं ना कहीं लोग बच जाते हैं, बचने की कोशिश, जो हाई प्रोफाइल मामले हैं उसमें तो पूरा मीडिया लग जाता है, सब लोग लग जाते हैं, लेकिन आज भी स्थानीय स्तर पर अगर देखें तो कई लोग खुले छूट रहे हैं और कई लड़कियों को सुसाइड करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। तो वो मामले जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं है उनमें अभी भी दिक्कत है। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, भले ही अब गाइडलाइंस सख्त हो गई हो, विशाखा गाइडलाइंस है, रेप के जो मायने हैं वो अब काफी सख्त हैं, काफी बड़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या आपको लगता है कि महिलाएं वर्क प्लेस पे सुरक्षित महसूस करती होंगी, या उनके खिलाफ अगर अपराध होता है तो वो खुलकर सामने आ पाती हैं? क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा, जो हाई प्रोफाइल मामले हैं वो तो लाइमलाइट में आ जाते हैं, मीडिया उनके पीछे पड़ती है, उसमें तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होती भी है, लेकिन फैक्ट्स क्या है यहाँ पर, ग्राउंड रियलिटी क्या है? प्रश्न ये है कि चौकीदार की चौकीदारी कौन करेगा? वो जो मुकर्रर हैं इस बात के लिए कि सबके ऊपर निगरानी रखेंगे, अगर मतलब बाढ़ खेत को खा रही है तो फिर आप बताइए कि कहाँ उम्मीद करेंगे। विशाखा गाइडलाइन के मामले में सब स्पष्ट था कि सभी निजी संस्थाओं में भी कैश कमेटी बनाई जाएगी, सभी निजी संस्थाओं में भी कैश बॉक्स रखे जाएंगे। आज आपकी हिम्मत है कि पूछें कि किसी भी मीडिया हाउस में कितने कैश बॉक्स हैं और कितनी लड़कियां जो है वो उसमें हिम्मत के साथ अपनी शिकायत को डाल सकती हैं और कितनी बार वो कैश बॉक्स खुलते हैं। यही उदाहरण न्यायपालिका का है कि आप देखिए कि किसी भी मतलब बार के कहीं भी या कहीं भी कोई कैश बॉक्स, कैश कमेटी जहां पर वर्क प्लेस पर महिलाएं काम कर रही हैं वो असुरक्षित हैं, वल्नरेबल हैं और उनके साथ कभी भी किसी प्रकार की हिंसा और भी जघन्य हिंसा भी हो सकती है। तो आप ये देखिए कि ये सामने आया हुआ मामला है और इसके अंदर कितना कुछ उबल रहा है वो अब हमको इसका अंदाजा लगा। हमारे साथ है साधना जी, इसलिए मैं आपसे यहाँ पे संक्षिप्त में जान लेना चाहूंगी, जो नया गाइडलाइन है वो क्या कुछ कहता है? जो नया गाइडलाइन है वो बहुत स्पष्ट रूप से कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का संबंध जब होता है या महिला किसी भी रूप में किसी का वर्क प्लेस पर काम करती है, उसको अश्लील प्रस्ताव देना, उसके सामने अश्लील भद्दे जोक कहना, उसको किसी संबंध बनाने का मतलब ऑफर देना, अगर वो बॉस है और वो कोई छोटे स्तर की कर्मचारी है और वो अगर इस तरह का ऑफर दे और वो डिनाई कर दे तो उसके सर्विस पर भी असर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया था कि कैश बॉक्स रखा जाए, उस कैश बॉक्स में वो शिकायत डाल दे, उस कैश बॉक्स को किसी भी न्यूट्रल पर्सन की उपस्थिति में खोला जाए, लेकिन इसका पालन सॉरी टू से कहीं नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, एक भी केस में देख पाती कि हाँ कोई महिला आगे आकर, जहां पर जिन महिलाओं ने उसमें कैश कमेटी में शिकायत डालने की कोशिश की गई है तो वहां पर एक दो जगह इक्का दुक्का उदाहरणों में यही कहा गया कि साहब इनका ट्रांसफर कर दिया था, इसका डिमोशन कर दिया था, इसलिए बदला लेने के लिए इन्हें सेक्सुअल हरासमेंट के प्रकरण लगा दिए, तो वो कोई स्टैंड नहीं कर पाए। बिल्कुल, तो कानून तो बने हैं, लेकिन उन कानूनों का जब तक पालन नहीं हो गया, या छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन हर एक इंसान अगर उसे मानेगा नहीं, उसे समझेगा नहीं, तो कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। बहरहाल चूंकि अब समय समाप्त हो चुका है, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आशा शुक्ला जी आप भी, और साथ ही साथ साधना पाठक जी आप भी, कौशल वर्मा आप भी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं को लेकर, और बड़ी बड़ी बातें करना ज़रूरी भी है क्योंकि वो सही भी है। नैतिक तौर पर हम कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें कदम से कदम लाकर लड़कों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, खुला ये माहौल है, खुले माहौल में क्यों ना लड़कियां जिए, लेकिन क्या हम वो एक परिवेश उन्हें दे पा रहे हैं, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि कानून नहीं है, सरकार अपना काम नहीं कर रही, पुलिस अपना काम नहीं कर रही, वकील ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये सोचना बहुत जरूरी है। कल जब आप अपने काम के क्षेत्र में जाएंगे, अपने वर्क प्लेस पर जाएंगे, तो सोचिएगा जरूर कि क्या ये जो बड़े बड़े कानून अब बन गए हैं, जिसको लेकर लोगों ने भी लड़ाइयां लड़ी हैं, उसको लेकर उस पर न्याय हम कर पा रहे हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे, एक आम इंसान के तौर पे, एक आम नागरिक के तौर पर, सच मानिएगा इस तरह की खबरें आना, इस तरह की केसेस आना बंद हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।